हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली दो वीडियोस में हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी पार्ट 3। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है जो भारत में सर्वोपरि होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था इसमें कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कब लगाया जा सकता है, इम्पीचमेंट कब लगाया जा सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो अवश्य देखें। ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको जितने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आर्टिकल्स आते हैं वो आसानी से समझ आ जाएंगे। दोस्तों, आज हमें स्टार्ट करना है उससे ही आगे जो हमने लास्ट ख़त्म किया था। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 62। आर्टिकल 61 हमने इम्पीचमेंट के बारे में पढ़ा था लास्ट। महाभियोग होता है, महाभियोग के लिए कैसे लगाया जाता है उसकी प्रोसेस आर्टिकल 61 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 62 कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस और पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ठीक है। वर्तमान के कार्यालय के लिए चुनाव का समय रखने के लिए और कार्यालय या निजी क्षेत्र के कार्यकाल के लिए चुने गए सदस्यों का कार्यकाल। दोस्तों, इसमें बात करते हैं हम राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में। राष्ट्रपति का जो पद है वो कैसे रिक्त हो सकता है। ठीक है। एन इलेक्शन टू fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of president shall be completed before the expiration of the term। या तो क्या हो सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्त होने वाले पद को भरने के लिए एक कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव संपन्न होगा। और सेकंड क्या है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस प्रेसिडेंट अकरिंग बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, resignation or removed or otherwise shall be held as soon as possible after in no case later than 6 months from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall subject to the provisions of articles 56 be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office। राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए एक चुनाव या अन्यथा बाद में यथाशीघ्र आयोजित किया जाएगा और किसी भी स्थिति के बाद में होने की तारीख से नहीं। रिक्ति का और वैकेंसी भरने के लिए चुने गए व्यक्ति अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के अधीन उस पद से 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा जिस दिन से वह अपने कार्यकाल में या कार्यालय में प्रवेश करता है। क्या होता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त कैसे हो सकता है? या तो हो सकता है उसका 5 साल का कार्यकाल जो हो वो पूरा हो जाए, या वो त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए। अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अहक हो, मतलब उस जो योग्यता चाहे हो ना हो उसके पास, या उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, इन कंडीशन में राष्ट्रपति पद रिक्त हो सकता है जिसकी चर्चा आर्टिकल 62 में की गई है। ठीक है। तो क्या होता है, यदि पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराया जाता है। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण देरी हो, वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। संविधान ने यह उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त होने से शासनांतरण से बचने के लिए किया है। इस स्थिति में उप राष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलेगा कि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे।
क्या होगा, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है, किसी कारण से इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में जो पुराना राष्ट्रपति है वही क्या करेगा, अपना शासनकाल तब तक चलाएगा जब तक नई राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। यहाँ पर उपराष्ट्रपति उसका जगह कार्यवाहक के रूप में काम नहीं कर सकता है। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है, तो नई राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने से तिथि से 6 महीने के भीतर कराना आवश्यक है, तथा निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अतः उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ व अनुमतियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बिट्स के बारे में। ठीक है, इन्फो बिट्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए क्या क्या बिट्स हैं जल्दी से एक नज़र डालते हैं उन पे। पहला दोस्तों, सैलरी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज Rs 5 lakh until 2017 the president used to get Rs 1.50 lakh per month. In budget 2018 it was increased to the Rs 5 lakh per month. भारतीय राष्ट्रपति का वेतन ₹5 लाख है 2017 तक जो था। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रतिमाह 1.50 लाख रुपये मिलते थे, जिसे अब 2018 में बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला है, इन एडिशन टू द सैलरी द प्रेसिडेंट रिसीव मैनी अदर अलाउंसेज एंड फ्री फैकल्टीज विद इंक्लूड फ्री मेडिकल हाउसिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़। वेतन के अलावा राष्ट्रपति को कई अन्य भत्ते मिलते हैं, मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं, मुफ्त चिकित्सा, आवास और उपचार सुविधाएं मिलती हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड अराउंड Rs 2.25 करोड़ रुपीज़ annually on other expenses like president housing, staff, food and hosting of guests. भारत सरकार राष्ट्रपति के आवास, कर्मचारियों, भोजन और मेहमानों की मेजबानी जैसे अन्य खर्चों पर सालाना लगभग 25 करोड़ रुपए का खर्च करती है। जो नेक्स्ट है दोस्तों, इंडियन प्रेसिडेंट सैलरी इज $7,000 इंटू 12 कितनी होगी, $84,000, विच इज़ मच लोअर देन कंपेयर टू US प्रेसिडेंट सैलरी ऑफ US प्रेसिडेंट सैलरी कितनी होती है, $4 लाख। अमेरिका की राष्ट्रपति की तुलना में भारत के राष्ट्रपति की जो सैलरी है बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो अगला बिट्स है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज but to a 4-year term. He is one of only 2 nationally elected federal officers, the other being the Vice President of the United States and the 3 additional electors from the District of Columbia. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को भी निर्वाचन मंडल के माध्यम से लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन 4 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक है, यह केवल 2 राष्ट्रीय रूप से चुने गए संघीय अधिकारियों में से एक है, अन्य संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। कुल मिलाकर 538 निर्वाचक हैं, जो प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्यों के अनुरूप हैं, 100 सीनेटर और कोलंबिया जिले में से 3 अतिरिक्त निर्वाचक हैं। ठीक है, यूएसए में भी किसकी तरह कार्य होता है, इंडिया की तरह इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, लेकिन वहाँ पे केवल 4 साल के लिए कार्यकाल होता है। अगला है दोस्तों, अंडर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952, a candidate to be nominated for the office of President of India needs 50 electors as proposers and 50 electors as seconders for his or her name to appear on the ballot. पहले भी हमने बात की थी। ठीक है, क्या होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने के लिए उम्मीदवारों को मतदाताओं के रूप में 50 जो क्या होंगे
इलेक्ट्रोड्स एंड 50 क्या आएंगे सेकेंडर्स अपने साथ लेके आने होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला जो बिट्स है वो क्या है, द जनरल प्रिंसिपल इन इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन इज दैट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट बाय स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में सामान्य सिद्धांत यह है कि संसद सदस्यों द्वारा डाले गए वोटों की कुल संख्या राज्य के विधायकों द्वारा डाले गए कुल वोटों की संख्या के बराबर होती है। उसके अगला क्या है दोस्तों, देयर आर टोटल ऑफ 776 वोटर्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। द इलेक्टोरल कॉलेज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 4120 एमएलएज इन द स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, एक विधायक के वोट का मूल्य निर्धारण करने हेतु सूत्र क्या होता है, ये अगले बिट्स में बताया गया है। और जो संसद के दोनों सदनों में कुल मतदाता हैं कितने हैं, 776 मतदाता हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यों के 4120 विधायक शामिल हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राज्य की जनसंख्या, ठीक है, इंटू 1000 में एमएलए की संख्या। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक सांसद का मूल्य जब निकाला जाता है, द फॉर्मूला डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ वन एमपी, टोटल वैल्यू वोट्स असाइन टू ऑल द एमएलएस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एमपीज। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला है दोस्तों, ईच एमपी हैड ए वोट वैल्यू 708 इज द प्रेसिडेंट इलेक्शन 2012। प्रत्येक सांसद का राष्ट्रपति चुनाव 2012 में वोट मूल्य 708 था। ठीक है, अगला जो बिट्स है, लेजिस्लेचर फ्रॉम लार्जेस्ट स्टेट कास्ट मोर वोट्स देन दोज फ्रॉम स्मॉलर स्टेट्स। बड़े राज्यों के विधायकों ने छोटे राज्यों की तुलना में अधिक वोट डाले। नेक्स्ट क्या है, इफ अ स्टेट हैज फ्यू लेजिस्लेचर देन ईच लेजिस्लेचर हैज मोर वोट्स। इफ अ स्टेट हैज मैनी लेजिस्लेचर देन ईच लेजिस्लेचर हैज फ्यूअर वोट्स। क्या होगा दोस्तों, यदि किसी राज्य में कुछ विधायक हैं तो प्रत्येक विधायक के पास अधिक वोट होते हैं। यदि किसी राज्य में कई विधायक हैं तो प्रत्येक विधायक के पास कम वोट होते हैं। ठीक है, अगर कम विधायक होंगे, कुछ ही विधायक होंगे तो उनके पास अधिक वोट होंगे, और अगर बहुत सारे विधायक होंगे तो उनके पास कम वोट होंगे। एक JFYI क्या होता है दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मूव्स अराउंड इन ए कस्टम बुल्ट हैवली अराउंड मर्सिडीज बेंज 6000 पुलमैन गार्ड। देखो, भारत के राष्ट्रपति एक कस्टम निर्मित भारी भरकम बख्तरबंद मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गाड़ी में घूमते हैं, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ है। अगला है दोस्तों, नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट द प्रेसिडेंट इलेक्शन बट दे कैन पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। कल भी हमने बताया था कि वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिनने प्रेसिडेंट के वोट में भाग नहीं लिया है, लेकिन वो कहाँ पे भाग ले सकते हैं, अगर महाभियोग का प्रस्ताव लिया जा रहा है तो वहाँ पे भाग ले सकते हैं। अगला है दोस्तों, PS नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड रिमूव्ड। PS में नामित सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव और निष्कासन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, एमएलएज आर इन्वॉल्व इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन बट दे हैव नो रोल इन प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन रिक्वायर्स ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टू पास। क्या होता है, विधायक राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होते हैं लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं कि कितने सदस्य इसमें चाहिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग करने वाली शक्तियाँ हैं उन्हें 7 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है लेजिस्लेटिव कार्यकारी शक्ति, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और अपॉइंटमेंट पावर्स विधायी शक्तियाँ, जुडिकल पावर्स में क्या होंगी दोस्तों, यहाँ पर होंगी न्यायिक शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर्स कूटनीतिक शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स सैन्य शक्तियाँ, परडूइंग पावर्स इसके अंतर्गत कौन सी शक्तियाँ आएंगी दोस्तों, क्षमा करने वाली शक्तियाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, इमरजेंसी पावर्स आपातकालीन शक्तियाँ। दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस छोटा छोटा आपको मैं बता देता हूँ कि लेजिस्लेटिव शक्तियाँ कैसी होती हैं, मुख्य मुख्य बिंदु उसके मैं आपको बता देता हूँ। लेजिस्लेटिव शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, उसके कार्य क्या क्या हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं। के अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसकी प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं।
और नेक्स्ट इसमें क्या होती हैं इसके कार्य। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करते हैं। और राष्ट्रपति क्या करता है, भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। ठीक है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। ठीक है दोस्तों, ये थी कुछ कार्यकारी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव शक्तियों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है। जो मैंने अभी कार्य बताए दोस्तों होती है एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियाँ। अब लेजिस्लेटिव विधायी शक्तियाँ जो होती हैं वो उसके कार्य क्या होते हैं उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। विधायी शक्तियाँ होती है, राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उससे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मेन विधायी शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्ति में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रहता है तब राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, अथवा राज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यह ध्यान देने की बात है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो यह राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। और राष्ट्रपति महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन व दीप में शांति, विकास और सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। पुडुचेरी के भी यह नियम बना सकता है, परंतु केवल वह जब वहाँ की विधानसभा निलंबित हो तब। वित्तीय शक्तियाँ के अंतर्गत क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल पावर जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं राष्ट्रपति के? धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में समक्ष रखता है। केंद्रीय बजट इसे कह सकते हैं। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है, जो इसकी वित्तीय शक्ति के बारे में हम बोल सकते हैं। न्यायिक शक्तियाँ क्या होती हैं दोस्तों? इसकी जुडिशरी पावर जो होती हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या हैं उसके बारे में अगर चर्चा करें तो वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वह उच्चतम न्यायालय के किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है। उन सभी मामलों में जिसमें दंड व स्वरूप प्राण दंड हो, उन सभी मामलों में जिसमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सजा दी गई हो, उन सभी मामलों में जिसमें सजा सैन्य न्यायालय में दी गई हो। ठीक है। और वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंड देश को निलंबित माफी परिवर्तित कर सकता है या दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित राहत और माफी प्रदान कर सकता है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो जो थे पॉइंट मैंने अभी बताए किन किन मामलों में माफी प्रदान कर सकता है। कूटनीतिक शक्तियाँ दोस्तों, डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होती है इसकी? अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजता है एवं उनका स्वागत करता है। और सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर्स क्या क्या होती हैं इसके अंतर्गत? भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल सेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु वह संसद की अनुमति के अनुसार होती हैं। दोस्तों, आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं? राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान हैं। जब क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल होगा। ठीक है, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति शासन लग जाए
या वित्तीय आपातकाल लग जाए। इस कंडीशन में आपातकालीन जो हैं शक्तियां हैं राष्ट्रपति उसका यूज कर सकता है। ठीक है। देयर आर आर्टिकल्स आउटसाइड चैप्टर 1 और पार्ट 5 रिलेटेड टू विथ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइक आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल्स 352 टू 360। वी शैल डिस्कस इन डिटेल ईच अदर इन दैम टू लेटर। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित भाग 5 के अध्याय 1 से बाहर के लेख जैसे अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 352 से 360, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, पार्ट 5 से बाहर के टॉपिक्स हैं, बाहर के आर्टिकल्स हैं। ठीक है। बाद में कभी अगली वीडियो से उनकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। दोस्तों आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की जो क्षमादान करने की शक्तियां हैं वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत बताई गई हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रांट पैर्डन्स एक्सेट्रा एंड दो सब्सटेंस रेमिट फॉर कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। होता क्या है दोस्तों इसमें, आइए बात करते हैं। द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर to grant pardons, respectives, or remissions of punishment to the suspend, remits, or commute the sentence of any person communicated of any officers. A. In all cases where the punishment of sentence is by a court martial. B. In all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to the matter to which an executive power of the United extended. C. In all cases where the sentence is a sentence of death. Second point क्या है, nothing to is sub clauses A of clauses shall affect the powers confirmed by law of any officer of the armed force of the union to suspend, remit, to commute a sentence passed by court material. And third, nothing is sub clauses C of clauses first shall affect the powers of suspend, remits, of commute a sentence of death exercisable by the governor of state under any law of the time being in force. इतनी सी बात जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है कहना क्या चाहती है, आइए आपको डिटेल में समझाते हैं। ठीक है। जो राष्ट्रपति हैं, संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में क्या हो, दोषी करार दिए गए हों, सैन्य न्यायालय द्वारा दंड दिया गया हो जिन्हें, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरफ पेश नहीं आता। राष्ट्रपति की इस शक्ति के दो रूप हैं। पहला रूप क्या है, विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, और दूसरा क्या है, यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता हो तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है उनमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं दोस्तों। पहली बात है क्षमा। इसमें दंड व बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषियों की सभी दंड, दंडावेशों और निर्णयताओं को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। दूसरी जो है इसमें दोस्तों क्षमादान शक्ति लघुकरण। इसका अर्थ है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। उदाहरण के लिए मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर कारावास में परिवर्तित करना, जिसे साधारण कारावास में भी परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। मृत्युदंड को किसमें बदल सकता है, वो कारावास में बदल सकता है। ठीक है। परिहार, इसका अर्थ है दंड के प्रवृत्ति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष का कठोर कारावास परिवर्तित करना। कारावास तो कठोर ही रहेगा लेकिन 2 साल से 1 साल कर दिया जाएगा। ठीक है। विराम, इसका अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के कारण। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की इन शक्तियों पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती सिवाय वहां राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाधारी, विवेक रहित, दुर्भावना अथवा भेदभावपूर्ण हो। ठीक है। जब क्षमादान की पूरी याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। ठीक है। ये थी दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। इसी के साथ हमारा दोस्तों राष्ट्रपति का यह टॉपिक यहीं पे एंड होता है। ठीक है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे कुछ अन्य आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स थे उनकी जो पूरे आर्टिकल्स थे उसके बारे में हम चर्चा आज लास्ट कर चुके हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।
मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। नमस्कार।